तो आज के सेशन में जैसा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे। अभी तक जो भी हमने बात करी है, बेसिकली हमने क्या कहा कि दो वेक्टर ए और बी है। जैसे कोई भी दो वेक्टर ए और बी है, जब हम उनका वेक्टर एडिशन कर रहे थे तो आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने ए और बी को इस तरह से लिया था, क्या हो जाए, वो परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, सो दैट आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम से उनका रिजल्टेंट निकाल पा रहे थे, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा तो होगा नहीं। जनरलाइज केस कैसा होगा कि ए और बी आपस में किसी एंगल थीटा पर बेस्ड हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए और बी के बीच में ये एंगल थीटा है, ऑलराइट। तो अगर ऐसा केस रहता है तो उसमें इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले आप ट्राइंगल ओ पी और क्यू को देखिए। ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। यदि ऐसा है, सबको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये वेक्टर आर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर, ठीक है। उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी, और ए के पैरेलल वेक्टर ही है, फ्री वेक्टर है ना, समझ में आ रहा होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए, ठीक है। तो अगर मुझे बच्चों पी क्यू निकालना हो, ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एज यूजुअल जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ रखा है, मैं उसी चीज का इस्तेमाल करके स्ट्रेट अवे क्या बोलता हूँ बच्चों कि ये मेरा पी क्यू है और ये मेरा ओ है, ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। तो ये आर आ गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो अगर मुझे पी क्यू निकालना हो तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। एंड सिमिलरली, सॉरी एक सेकंड, पी क्यू आर, ये एंगल। और अगर मुझे ये आर क्यू देखना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, ए कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है नहीं, मैंने ट्राइंगल ओ पी क्यू लिख दिया। हम लोग ट्राइंगल लेंगे आर पी क्यू। थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो बच्चों, पता नहीं चलता ना, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग कह रहे हैं बच्चों कि ये ट्राइंगल आर पी क्यू ले लीजिए, ठीक है, और इससे आप पी क्यू और आर क्यू आराम से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ट्राइंगल ओ पी क्यू लेंगे बच्चों, ठीक है, ओ पी क्यू ले, तो आप देखेंगे क्या कि ओ क्यू क्या है बच्चों, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू, ठीक है। तो ओ आर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, बी हो जाएगा, और आर क्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया, हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर ध्यान से ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर आप देखें बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओ पी का स्क्वायर। और ओ पी क्या है आपका, आर है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। तो बस यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, सो यू विल गेट अ फॉर्मूला लाइक दिस। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे बच्चों तो इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा, और फाइनली यू विल गेट एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। और उससे रिजल्ट एक मिलेगा हमको कि रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए और बी क्या है, ये पैरेललोग्राम लॉ सॉल्व हुए, ठीक है। ए और बी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। आप फायदे से पूछना क्या चाहिए आपको सवाल, थीटा क्या है। थीटा वो एंगल है जब दो वेक्टर को के टेल्स को जोड़ा जाए तो उनके बीच का जो एंगल होगा उसको थीटा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर एक वेक्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, दूसरा वेक्टर ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ट्राइंगल लॉ वाला जो होता है, ठीक है। अगर ट्राइंगल लॉ की फॉर्म में है उसका भी रिजल्टेंट आपको निकालना है, ये आर है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे दो एंगल अवेलेबल है, एक तो ये एंगल अवेलेबल है और दूसरा कौन सा एंगल अवेलेबल है, ये वाला एंगल अवेलेबल है,
ठीक है। तो हमें ध्यान से इस चीज को समझना है कि हमें वो एंगल चाहिए जब दोनों के टेल क्या हो, दोनों के टेल मीट करें। अब इसमें क्या हो रहा है, एक का हेड ए का हेड है और बी का टेल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल तो नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। एंगल कौन सा होगा, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, ये ए है ना, जो हमारा ये ए है, इस ए को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्री वेक्टर है, हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ए क्या है, फ्री वेक्टर है। ठीक है, ये ए हो गया, ये जो एंगल है वो थीटा कहलाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थीटा क्या है ये बहुत क्लियर होना चाहिए। थीटा वो एंगल है जब दोनों का टेल मिलेगा तब। एडिशन चाहे आप वेक्टर लॉ से करें या ट्रायंगल लॉ से करें, पैरेललोग्राम लॉ से करें या ट्रायंगल लॉ से करें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि थीटा जो है वो टेल मिलने पर हो। गुड इवनिंग कमल, काफी लेट आए हो अब। चलो ठीक है, सेकेंड बच्चों हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किया अभी, जस्ट अ सेकेंड, कि अगर जैसे मेरा वेक्टर r है तो r की दो ही चीज तो है, एक तो ये OP की लंबाई, वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और दूसरा कि ये r आपके B से चाहे A से क्या एंगल बना रहा है। तो अल्फा मैंने मान लिया, सपोज कि B के साथ अल्फा बना रहा है, वही उसकी डायरेक्शन दे देगा। तो अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ट्राइंगल OPQ लूंगा। ठीक है, और ट्राइंगल OPQ में tan अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये PQ अपॉन में OQ हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, PQ अपॉन में OQ हो जाएगा। PQ क्या था हमारा, अगर ये देखिए ये दूरी A है, ये मैग्नीट्यूड A है, तो ये क्या हो जाएगा, A sin थीटा, ये हो जाएगा A cos थीटा, और ये हो जाएगा B। तो सबको समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूला कैसे आया है। मैंने PQ की जगह पे A sin थीटा रख दिया है, B प्लस A cos थीटा रख दिया है। ये दोनों फॉर्मूला को बच्चों कंठस्थ कर लीजिए, कंठस्थ मतलब याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आएगा पूरी फिजिक्स में। सब चीज वेक्टर के फॉर्म में ही सॉल्व किया जाता है, और वहां पे अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, उनका एडिशन करना है, तो आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। समझ में आया। नाउ अब ये तो हमने आपको फॉर्मूला रटाने के लिए बताया कि इस तरह से होता है, ये डेरिवेशन है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी, इस फॉर्मूले को कैसे याद किया जाए, तो वो बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये इसका दूसरा मेथड है। तो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस क्या क्या किया है बच्चों, साइन लॉ और कोसाइन लॉ भी याद है। लास्ट की क्लास में हमने साइन लॉ और कोसाइन लॉ डिस्कस किया था। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये लास्ट वाली क्लास का जो सेशन था मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो यूट्यूब पे डाल दिया था। प्लीज़ जाके वो देख लेना, ताकि ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब देखो क्या किया मैं क्या करता हूँ, ये OB प्लस, बेसिकली मैंने क्या कर दिया कि A जो था, A को पैरेलली मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी A ही है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाया मैंने, OB प्लस B प्लस A बराबर R बन जाएगा। ठीक है, तो ये B हो गया, ये A हो गया, ये R हो गया। अगर आप ध्यान से अब इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखिए बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड B है, इसका मैग्नीट्यूड A है, और इसका मैग्नीट्यूड R है। ठीक है, अब जरा ध्यान से एक चीज और देखिए, एंगल क्या क्या बन रहा है। ये एंगल अल्फा है, मैंने यहाँ दिखा रखा है। ये एंगल देखिए थीटा है। मैंने क्या समझाया था, थीटा कौन सा एंगल होगा, टेल से टेल मिलना चाहिए। तो इसको ऐसे आगे बढ़ाइए, ये टेल बनेगा, और फिर ये एंगल थीटा लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमने साइन लॉ और कोसाइन लॉ बच्चों पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल लेने हैं। आई होप सबको याद होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, साइन लॉ और कोसाइन लॉ दोनों में जो एंगल है वो देखिए अंदर वाले एंगल से सारे, कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है। अब उसी चीज का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों, कि मेरा एंगल थीटा मुझे पता है कि ये थीटा है। ठीक है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये एंगल मुझे थीटा पता है, बट इसको मैं क्या करूंगा, अपनी प्रॉब्लम को मैं कोसाइन लॉ में चेंज करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक ट्राइंगल बनाने वाला हूँ जिसका एक साइड बी है, ये ए है और ये आर है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 180 माइनस थीटा है और मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई अगर अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अगर जैसे मुझे मान लो अल्फा बीटा अल्फा निकालना है तो कैसे निकालना था हम लोग को याद है किसी को? या कॉस थीटा निकालना हो तो कैसे ये निकालेंगे? जैसे मान लो मेरे को कॉस 180 माइनस थीटा निकालना है। ठीक है, सबको याद आ रहा होगा कि जो एंगल होता है उसकी जो साइड होती है, मतलब जिन साइड्स के बीच में वो एंगल लाई कर रहा है पहले हम वो लेते हैं। तो इसलिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एंगल के ऑपोजिट वाला साइड आर का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए बी। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो सीधे ही आपको फार्मूला मिल जाएगा ये। अरे सबको समझ में आ गया? तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि हमने ये cos 180 माइनस थीटा का बेसिकली निकाल दिया और इससे हमारा फॉर्मूला ही आ गया। अब देखो या तो आप वो फॉर्मूला याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला याद कर लो, अदरवाइज आप ये कोसाइन लॉ याद रखो और कोसाइन लॉ याद रहेगा तो अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों साइन लॉ के ऊपर है कि अगर मुझसे देखो नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी थी, मुझे ये अल्फा एंगल निकालना था। ठीक है, तो मैं देखो ये भी चीज लिख देता हूँ कि ए बाय साइन अल्फा, ए और ए के सामने वाला एंगल, बी और बी के सामने वाला एंगल, लेट्स सपोज कि इसको बीटा मान लिया मैंने, और आर के सामने वाला एंगल। ठीक है, इससे मुझे साइन अल्फा की वैल्यू भी मिल जाएगी बच्चों। क्लियर है? अच्छा, अब अगर सबको कोई ए और बी दो वेक्टर का हमें एडिशन करना है बच्चों, फटाफट से एक्सरसाइज बताओ। ये है तो आर जो है वो क्या हो जाएगा? अभी हमने फॉर्मूला भी याद कर लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab cos थीटा। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों बताओ? देखो ए और बी तो वैसे के वैसे ही रहेगा, सारा फैक्टर देखिए आप लोग किसके ऊपर निर्भर करता है? cos थीटा के ऊपर निर्भर करता है। और आप लोगों को पता होगा लास्ट हमने बताया भी था कि cos थीटा की वैल्यू -1 के बीच में होती है। यस लवीश, सही बताया आपने, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? -1 से 1 के बीच में होती है बच्चों। तो आर की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी? जब ये cos थीटा 1 हो जाए, +1 हो जाए, तो सब सारा ऐड हो जाएगा। और जब उस मतलब बहुत सारे नंबर का आपने 3 नंबर को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद आपने क्या कर दिया बच्चों? उसका रूट निकाला, तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। और सबसे मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाए? cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाए, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ये चीज़ घट जाएगी। ठीक है, और जब घटेगी तो क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और आप रूट लोगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों? 0 डिग्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कुछ नहीं है, क्या है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका अंडर रूट कर देंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मिनिमम निकालना हो तो क्या करेंगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और ये कितना चाहिए? -1 चाहिए। cos थीटा कितना होना चाहिए बच्चों? -1, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ से ये a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, कायदे से इसको क्या मतलब इसको फिजिकली समझे तो हो क्या रहा है? आपको दो वेक्टर जोड़ने थे a और b, अगर a और b के बीच में एंगल थीटा 0 है तो क्या होगा? ये a है, इसी में आपने b भी जोड़ दिया, इन दोनों का सम क्या आ गया? a प्लस बी। ठीक है, और ये a है और इसके अंदर आपने अगर नेगेटिव एडमिट कर दिया, ये b कर दिया आपने, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? a माइनस बी।
सबको समझ में आ रहा होगा आई गेस। ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, देखो ये है रिजल्टेंट ए प्लस बी। इसमें क्या होगा, ये रिजल्टेंट आएगा छोटा सा। क्लियर है ना कि कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है। अब इसमें क्या है कि अगर दो वेक्टर का सम करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, वो समझना है। इसके अलावा देखिए कोई सा भी एंगल हो जाए, अगर एक वेक्टर इस तरह से है, दूसरा वेक्टर इस तरह से है, तो अब ये दोनों क्या होंगे, इसका कुछ कंपोनेंट ही तो मतलब ऐड होगा ना इस दिशा में। अगर आप समझ पा रहे हो, देखो ये वेक्टर मेरा ए था, ये मेरा वेक्टर बी था। अगर आप इसको समझे, इसका एडिशन कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, इसका कंपोनेंट ले रहे हो और इन दोनों को ऐड कर दे रहे हो, एक दिशा में आ जाएगा। और बी का जो कंपोनेंट ले रहे हो इधर वाला साइड में, वो वैसे के वैसे जाएगा, और फिर इन दोनों को आप रिजल्टेंट डाल दे रहे हो। ये अभी देखो डॉट प्रोडक्ट में आएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। बट जो मैं बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि अगर जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी से कम और ए माइनस बी से हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि अब ये सिंपल सा केस है, इसमें तो कुछ करना नहीं, हम लोग को डायरेक्शन और वो निकालना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मुझे सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, अगर आपको इस टाइप का कोई भी केस दिया जाए तो बच्चों इसके साथ क्या करो, उसको वेक्टर नोटेशन में लिख दो। या तो ये वेक्टर को देखिए जरा, ये आपका आई डायरेक्शन है, ये जे डायरेक्शन है, आई कैप एंड जे कैप। तो अगर 7 न्यूटन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आई कैप। ठीक है, 5 न्यूटन क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप, माइनस जे कैप, और क्या हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे नेट मतलब रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जितने भी वेक्टर्स हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सबका मैं सम कर दूंगा। तो सबको समझ में आ रहा होगा, 3 आई कैप माइनस 7 आई कैप 2 माइनस 2 जे कैप और 5 जे कैप। सबको समझ में आ गया नहीं? तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आई वालों को एक साथ जोड़ा जाता है, माइनस 4 आई और 3 जे। ठीक है ना? तो दिस इज योर रिजल्टेंट। इसको आर से दर्शाता हूँ, एफ ना बोल के आर दिखा देता हूँ मैं। ये आपका रिजल्टेंट हो गया बच्चों। अरे सबको क्लियर है? हाँ, अब अगर इस रिजल्टेंट को मुझे दिखाना हो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से बच्चों, तो सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं कि ये अगर मेरा आई है और ये मेरा जे है, तो ये माइनस 4 आई कैप हो जाएगा, और इसके अंदर मैं जोड़ूंगा बच्चों क्या, 3 जे कैप। क्लियर है? और उसके बाद से मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, वेक्टर सम। तो ये मेरा है रिजल्टेंट। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और बोला क्या जा रहा है कि आपको थीटा निकालना है। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को 2 अप्रोच बता रहे हैं, उस तरह से कर लिए। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया था कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को आपको क्या करना है। देखिए ये i और j के अलॉन्ग रिजॉल्व किया हुआ है, तो अगर r का मैग्नीट्यूड बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका कंपोनेंट लिखना है, मतलब डायरेक्शन लिखना है, सॉरी, तो 2 तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ट्रायंगल लिख दिया तो ट्रायंगल से समझ में आ जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। 2 तरीके हो गए। ठीक है, इसी चीज़ का अगर बच्चों मुझे लिखना हो
थीटा लिखना हो तो देखो ये tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। ये डायरेक्शन माइनस आई कैप है, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे बच्चों तो 4 ही है ना, तो 3/4 हो जाएगा। उससे थीटा कितना आ जाएगा, सबको समझ में आ रहा होगा, 37 डिग्री थीटा आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या है आर की, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि -4i कैप वाले वेक्टर से, ठीक है, आपका 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये भी ध्यान रखिए 37 तो आपने बोल दिया, लेकिन वो 37 किससे बना रहा है, वो बना रहा है -x एक्सिस से, ठीक है। 37 तो ठीक है, लेकिन -x एक्सिस से। इसी प्रॉब्लम का आंसर ये भी हो सकता था अगर मैं इस एंगल को अल्फा बना दूं तो, ठीक है। याद है मैंने आपको कंपोनेंट वाली एक चीज बताई थी, आई होप सबको याद होगा कि डायरेक्शन को साइन निकाला जाता है, अरे याद है कि नहीं, कि अगर जैसे मान लीजिए मेरा ये अल्फा है, अगर मुझे कोई वेक्टर आर रिजल्टेंट ये आर दे रखा है, ठीक है, इसका मुझे एक्स कंपोनेंट पता है, ठीक है, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितना बना रहा है बच्चों, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आई कैन सिंपली राइट कि आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ अल्फा इज नथिंग बट एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना है बच्चों, -4, समझ में आ सकता ना, -4 है, आ गया, ठीक है। और आर कितना था हमारा बच्चों, आर 5 था, तो कॉस अल्फा हो जाएगा आपका -4/5, ठीक है। अगर कॉस अल्फा -4/5 है तो इससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा फटाफट कोई बता दे हमको। यूज दिस फॉर्मूला, cos 180 minus theta is cos theta नेगेटिव ऑफ cos theta। देखिए बता देता हूँ फिर से, cos 1 अल्फा बराबर क्या है, माइनस cos 4/5, 4/5 कब आएगा cos, ये तो पता होना चाहिए, cos 4/5 कब आएगा, जब ये एंगल कितना हो 37 डिग्री, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि अल्फा शुड बी व्हाट, अल्फा शुड बी 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री विच इज 143 डिग्री। क्लियर है। तो अगर मुझसे बोला जाए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो मैं बोलूंगा 143 डिग्री, और मुझे बोला जाए कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है तो मैं बोलूंगा 37 डिग्री, ठीक है। ऑल राइट, अब एक छोटा सा एक्सरसाइज है, बोला जा रहा है कि दो वेक्टर हैं, ये भी ए है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्या रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो बच्चों। यही हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना, बस उस फॉर्मूला में बी की जगह पे ए रख दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज चलेगी, दो चीजें और बची हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने बात क्या करी कि वेक्टर का हमने एडिशन कर दिया, वेक्टर का हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, और वेक्टर को हमने मल्टीप्लिकेशन, अभी तक हम 3 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए कि अगर एक वेक्टर है उसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उनका रिजल्ट, अच्छा इस केस में देखिए अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझ में आ रहा हो कि ये वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा
अगर दो वेक्टर का इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब अभी तक हमने बात करी है क्या, हमने ये वाला केस डिस्कस कर लिया है कि अगर स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर ही रहेगा और खाली उसका मैग्नीट्यूड में अंतर आ जाता है, ये हमने बात कर चुके हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर दो एक्चुअल में वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो उसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, वन इज योर डॉट प्रोडक्ट, अदर वन इज योर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जैसा नेम सजेस्ट करता है कि इसको बीच में डॉट लगा के दिखाया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये स्केलर प्रोडक्ट का नाम क्यों है, स्केलर प्रोडक्ट का नाम इसलिए है कि दो वेक्टर का जब आप स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है बच्चों, जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी अ स्केलर, वो स्केलर होगा, वेक्टर नहीं रह जाएगा, स्केलर रहेगा। और वेक्टर प्रोडक्ट की क्या खासियत होती है बच्चों कि अगर दो वेक्टर्स का आप वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो खुद भी एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अगर मान ली डॉट प्रोडक्ट को देखिए डिफाइन कैसे किया जाता है कि ए और बी दो वेक्टर हैं और उनका हमने डॉट प्रोडक्ट किया, देखिए डॉट लगाया, तो उसकी वैल्यू होती है a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ की थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल है। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा आई गेस, क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसमें एक थोड़ी खास बात एक और हम बता रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो जैसे मान लो कोई एक वेक्टर इस टाइप से है, कोई दूसरा वेक्टर इस टाइप से है, हमने डिफाइन कर दिया कि a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमेशा याद रखो कि इस थीटा पे हमेशा ध्यान रखना है। अब वो 11th वाले 10th वाले आप बच्चे नहीं रहे हैं कि थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, थीटा 360 डिग्री तक हो सकता है बच्चों। तो अगर मैंने बोल दिया a और b के बीच का एंगल, तो जरा ध्यान से देखिएगा, थीटा ये हो सकता है, ऑल्सो थीटा कैन बी लाइक दिस, क्यों नहीं हो सकता? इन दोनों में से कोई भी हो सकता है थीटा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि थीटा कौन सा लेना भैया, करेक्ट? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो सबसे पहले आपका डाउट इसी पे उठना चाहिए कि भाई एंगल कौन सा लेना है। तो लेट्स सपोज मैंने इसको अल्फा से दिखा दिया फॉर द टाइम भी, दोनों को थीटा नहीं दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अगर पहला केस ले लेते हैं, थीटा को इससे मान के निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और यदि अगर हम दूसरा मान के निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा है 360 डिग्री माइनस थीटा, अरे पूरा एंगल 360 बन रहा है ना, तो कैन आई राइट दिस, और कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, तो वापस कॉस थीटा ही हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे हमको समझ में आता है थीटा कोई सा भी ले लो बच्चों, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट, आप जरा बच्चों इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि अ डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। एक डॉट प्रोडक्ट को हम दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। और उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है कि एक वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर के अलॉन्ग ले लीजिए। इसका मतलब क्या हो बच्चों, जैसे मान लीजिए a और b दो वेक्टर ऐसे थे और इसका हमने किया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकता हूं मैं, a का मैग्नीट्यूड हो गया और b वेक्टर जो दूसरा वेक्टर है उसका मैंने a के अलॉन्ग कंपोनेंट ले लिया। अब सबको याद होगा कि b का कंपोनेंट कैसे लेते हैं a के अलॉन्ग, याद है ना, हमने डिस्कस भी किया था कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर a है तो इसका अगर x दिशा में कंपोनेंट लेना है, x एक्सिस का कंपोनेंट लेना, तो हम क्या करते थे बच्चों,
हम लोग कर देते थे ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, तो हमने क्या कर दिया, पहले वाले केस में ए का मैग्नीट्यूड ले लिया और बी का कंपोनेंट ले लिया, तो बन गया क्या, इसको हमने बेसिकली इस तरह से लिख दिया, ए का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा। ये इन दोनों चीज का प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिए कि अब मैं डॉट नहीं लगा रहा हूँ बार बार, डॉट का मतलब अब यहाँ पे दूसरा चीज हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट है। और एक चीज और देखिए कि मैंने इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगाया, मैंने सिर्फ वेक्टर दिखाया, मैग्नीट्यूड दिखाया है। तो ये नोटेशन बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों की, देखो मेरा ये वेक्टर ए था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि बी को वैसे के वैसे ही ले लिया और ए का कंपोनेंट बी के अलोंग ले लिया, तो वो ए कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है सबको कि नहीं बच्चों? गुड, ठीक है। तो यहां से हम अपनी सीधे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये चीज जो मैंने समझाई है, देखिए ए डॉट बी को आप ए इंटू बी का बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का ए के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड। उसी तरह से ए का बी के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड इंटू बी। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही है, दोनों का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी करोगे तो भी ए बी कॉस थीटा आएगा और बी डॉट ए कर दोगे तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा, दोनों बराबर, इसलिए ये चीज भी इक्वल। अच्छा, यदि आपको ए इस फॉर्म में दे दिया, मान लो 2i 3j 4k, और b इस फॉर्म में दे दिया 3i 4j 5k, ऐसा दे दिया, ठीक है, तो उस केस में a डॉट बी क्या होगा, ये मैंने समझाया हुआ है कि x वाले को x से मतलब i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए, क्योंकि देखिए एक बात और याद रखिए बच्चों, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका आंसर i j k नहीं आता है, ठीक है। कारण भी बताता हूँ, और बताता हूँ क्या है। ये 6 हो जाएगा, 3 इंटू 4, इन दोनों को करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इन दोनों को करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 12 6 18 38 आ जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों इस बात को, What I'm trying to say। हम लोगों ने बात करी कि ax i कैप ay j कैप az k कैप bx i कैप by j कैप bz k कैप, ये मेरा a वेक्टर हो गया और ये मेरा b वेक्टर हो गया। ऑलराइट, तो अगर बच्चों मुझे ध्यान समझिएगा इस चीज को, सबसे पहले तो हम लोग ये भी तो वेक्टर ही है ना, i डॉट जे, क्लियर है, i ऐसे है j ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अगर मुझे i डॉट जे निकालना हो बच्चों, तो i का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, j का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल कितना आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, तो उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे अब एक चीज और समझिए, i डॉट i अगर मैं सेम वेक्टर का सेम से ही अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, पहले का यूनिट वेक्टर दूसरे का यूनिट वेक्टर और उनके बीच का एंगल। अब i और i के बीच का एंगल क्या होगा, 0, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर अभी मैं यूनिट वेक्टर के लिए बात कर रहा था तो उस पर डिस्कस करते हैं कि अगर i j k है तो i डॉट i हो या j डॉट j हो, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, अगर ये हो तो 1 होगा,
इसके अलावा आप कुछ भी कर दीजिए, आई डॉट जे कर दीजिए, जे डॉट के कर दीजिए, के डॉट आई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जीरो ही आएगा। और इसका उल्टा भी, जे डॉट आई कर दीजिए, के डॉट जे कर दीजिए, ठीक है, या आई डॉट के कर दीजिए, जीरो ही आएगा। तो जैसे कि जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया बच्चों, अगर ध्यान देखिएगा तो होगा क्या, पहले ए एक्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स से, तब तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा और आई डॉट आई मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ए एक्स का आप बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई होगा ए एक्स का बी वाई के साथ, तो ए एक्स बी वाई तो हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे हो जाएगा, और आई डॉट जे क्या होता है, जीरो हो जाता है। उसी तरह से जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप ए वाई का करेंगे बच्चों, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो ए वाई का बी एक्स के साथ जीरो आ जाएगा, बी वाई के साथ ए वाई बी वाई आ जाएगा, और बी जेड के साथ जब आप करेंगे तो फिर जीरो ही आ जाएगा, क्योंकि जे डॉट के जीरो हो जाता है। अब ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, सिमिलरली ब्लू से दिखा रहा हूँ सॉरी, कि जब आप इसको बी एक्स के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, दूसरा भी जीरो आएगा, और तीसरा वाला बच्चों ए जेड बी जेड आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड कैसे आता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है। तो शॉर्टकट क्या है कि आई और जे सब भूल जाइए, सिंपल ये जो नंबर हैं उसके आगे जो नंबर लिखे हुए मैग्नीट्यूड जो लिखा हुआ है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और खत्म कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। सबको क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? ऑल राइट देन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यही बच्चों देखो मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि अगर a डॉट b है वो a b cos थीटा है, अगर a का मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो है, b का मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो है, दोनों जीरो नहीं है, और a डॉट b जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। और इससे रिजल्ट हमको मिलता है कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है बच्चों, तो उनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है, या तो पैरेलल हो जाए थीटा इक्वल टू जीरो। देखो दो वेक्टर पैरेलल कैसे होंगे कि ए भी यही है और बी भी यही है, सॉरी फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये ए है और इसी पे दूसरा वेक्टर एक और है सी बी डायरेक्शन में, ये बी है, तो अगर ए डॉट बी करेंगे तो ये पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अच्छा, और दूसरा मैं दिखाता हूँ एंटी पैरेलल क्या होता है। ये बी है और ये, तो इनके बीच का अगर आप एंगल देखेंगे बच्चों, ये थीटा, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब है ये पैरेलल और एंटी पैरेलल का हिसाब किताब होता है। जब एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए तो एंटी पैरेलल, और जब एक ही दिशा में हो तो उसको पैरेलल कहा जाता है। तो यदि पैरेलल होते हैं तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाता है, और यदि एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का नेगेटिव हो जाता है। समझ रहे ना, ए और बी है तो उनके परिमाण का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया और नेगेटिव साइन लगा दिया। क्लियर है? तो ये दो स्पेशल केस है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हम क्वेश्चन कराएं, जल्दी बता दीजिए। कोई हाँ भी बता देना कि समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो बोलो, अगर आ गया है तो हाँ बोल दो। और बाकी जनता, गुड गुड गुड। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है, इसको मान लीजिए बी। कह रहा है कि इस वेक्टर का इसके अलग कंपोनेंट बता दीजिए, ठीक है। यानी क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये जो है
वो कंपोनेंट हो जाएगा। कि थीटा अगर है तो ए कॉस थीटा जो है ए का कंपोनेंट बी के अलाउंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों दिक्कत इसके अंदर एक ही है कि आपको अब थीटा नहीं पता, करेक्ट। और थीटा भी अब जैसे अगर मैं ये निकालता हूँ 3i प्लस 4j अगर दे रखा है, कई लोग सोच रहे होंगे क्या कि मैं इसको 3i 4j ऐसे करके ये एंगल थीटा निकाल दूँ। तो बच्चों ध्यान से समझिए इस बात को कि वो थीटा किससे निकल रहा है, एक्स एक्सिस से निकल रहा है, लेकिन हमें थीटा किससे चाहिए अभी फिलहाल, इस वेक्टर से चाहिए। एक्स एक्सिस में और इस वेक्टर में बहुत अंतर है। समझ में आ गया सबको क्या डिफरेंस है इस सवाल के अंदर, जो हमने पहले कराया था और अब इस वाले सवाल में क्या डिफरेंस आ गया है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्यों ये डिफरेंट सवाल है। जल्दी बता दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों ऐसा अगर कोई सवाल आता है, ठीक है, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके क्या होता है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, ए बी कॉस थीटा यही तो होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या है, ये ए कॉस थीटा इंटू बी। क्लियर है, यही तो हमको कंपोनेंट चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा दैट वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस। हमको b पता है और हमको a डॉट बी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो अगर मुझे a का b के अलाउंग कंपोनेंट लिखना है बच्चों, तो वो a cos थीटा होगा। और वो कैसे निकलेगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय b। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a डॉट बी कर लेंगे। a डॉट बी में क्या करना पड़ेगा, आई वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और जे वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये a डॉट बी आ गया। ठीक है बच्चों, फिर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए किस फॉर्म में है, ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा होगा, 5 आ जाएगा। अब इसके अंदर पुट कर दीजिए, जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/√5। समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इस क्वेश्चन पे आ लो। अब क्या बोल रहा है कि एक एफ दे रखा है 500 न्यूटन का, जो कि क्या है कुछ 37 डिग्री बना रहा है, किससे, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो कहता है कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट बता दीजिए। तो देखिए इस अगर एफ को आप रिजॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा होगा सब लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा एफ था, इसको मैं रिजॉल्व करूँगा तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है बच्चों। तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है एफ वाई बता दीजिए आप। तो एफ वाई का तो मैंने आपको हमेशा से बता रखा है कि अगर मुझे एफ वाई बताना है, मतलब आपको बेसिकली वेक्टर एफ का वाई दिशा में कंपोनेंट बताना है। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड इंटू वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल 53 डिग्री, उसका कॉस, या इसी को आप ये भी लिख सकते थे, एफ मेरा 500 है और साइन 37 कितना होता है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों ने क्या कर दिया, उसने एक्स कॉम्पोनेंट बता दीजिए। तो एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल। तो एफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन उल्टा है, मतलब अगर आपको कंपोनेंट दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो एफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है बच्चों 100 है, एफ निकालना है और कॉस 30 कितना हो जाएगा, तो एफ आ जाएगा आपका 200/√3। अब ठीक है ना।
क्लियर है सबको? एक दो सवाल और की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अब वो क्या बोल रहा है कि एक कार है, वो 1000 किलोमीटर किधर चल रहा है, मेकिंग 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ एक्सिस बना दीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। फिर कह रहा है कि नॉर्थ के 37 डिग्री ईस्ट चल रहा है, मतलब ये एंगल 37 डिग्री हो गया। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है? और इस दिशा में बच्चों वो 1000 किलोमीटर चला है। तो लेट्स सपोज कि ये उसका इनिशियल पॉइंट था और ये वो फाइनली यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि उत्तर में कितना बड़ा है और ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में कितना बड़ा है वो पता लगाना है। तो बस ये 1000 किलोमीटर का सबको समझ में आ रहा है ना? ओ से बी पे चला गया है, तो एक्चुअल में वो उत्तर में कितना बड़ा है और पूर्व दिशा में कितना बड़ा है, ईस्ट दिशा में कितना बड़ा है और नॉर्थ में कितना बड़ा है, ये पता लगाना है हमें। क्लियर है? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये एक वेक्टर हमारा हो गया 1000। नॉर्थ दिशा में क्या करेंगे, इसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे। तो अगर मुझे निकालना हो डिस्प्लेसमेंट इन नॉर्थ, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको सी और डी बोल दूं तो वो OC हो जाएगा। और OC इज नथिंग बट 1000 मैग्नीट्यूड इंटू OC के साथ बनाया हुआ एंगल का कॉस 37, 1000 इंटू, और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट अगर बोला जाए बच्चों तो क्या करेंगे हम, 1000 इंटू ईस्ट दिशा में बनाया हुआ एंगल, तो वो 53 हो जाएगा, उसका कॉस लेना है। ये किलोमीटर में रहेगा, मतलब ईस्ट दिशा में वो 600 किलोमीटर चला है और नॉर्थ में वो कितना चला है बच्चों, 800 चला है। तो मतलब इस दिशा, यहाँ मुझे पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं पहले ईस्ट चल दूँ 600 और फिर 800 चल दूँ नॉर्थ, तो भी मैं बी पहुंच जाऊंगा, या फिर पहले मैं 800 चल दूं या 600 उसके बाद ईस्ट चल दूं, या फिर मैं सीधे OB की दिशा में 1000 किलोमीटर चल दूं। किसी तरह से चल सकता हूं, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अगर देखो आपको दो वेक्टर दे दिया है A और B, उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है और उनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, तो A प्लस B बताइए और A माइनस B बताइए। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये A है, ये B है और इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है बच्चों, थीटा है। क्लियर है ना? देखिए ये A का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 20, ये 30। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है ना? यही है ना? ठीक है, तो हमें क्या करना है, A प्लस B निकालना है, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये तो हो जाएगा। A की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 20, B की वैल्यू 30 और cos थीटा की वैल्यू 60। बताइए, ठीक है ना? कहानी है कि A माइनस B कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए A माइनस B निकालने के लिए बच्चों, अगर आप ध्यान समझें, ये मेरा A वेक्टर था, ये मेरा B वेक्टर था, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, मतलब बेसिकली मुझे A माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस माइनस ऑफ B। अब A तो मेरा ऐसे ही रहेगा बच्चों,
अब मैं देखो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी येलो से दिखा रहा हूँ कि ए मेरा वैसे ही है, लेकिन बी को मैंने अब उल्टा दिखा दिया। ये है मेरा माइनस बी, और इन दोनों का अब जो वेक्टर एडिशन होगा उससे मेरा आ जाएगा बच्चों ए माइनस बी। क्लियर है? ठीक है, सॉरी ये है, ये a प्लस बी वेक्टर के वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड निकालता है, a प्लस बी में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो देखिए a और b यही फॉर्मूला लगेगा, a और b तो सेम ही रहेगा, लेकिन देखो डिफरेंस क्या आ जाएगा। अब आपका टेल है वो ये वाला पॉइंट है और उनके बीच का एंगल ये हो जाएगा बच्चों। तो थीटा क्या हो जाएगा? पुट थीटा इक्वल टू 120 डिग्री एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक बच्चों, हाँ अब एक चीज और बता रहे हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा सब लोग। ये वेक्टर सब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या बताया कि अगर दो वेक्टर का आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से अगर वेक्टर एडिशन करें तो ये एक बनेगा पैरेललोग्राम सबसे पहले, और इस पैरेललोग्राम का समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा, उसको हम बोलेंगे बच्चों a प्लस बी। अगर इसी के अंदर मुझे बच्चों a माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे वो सोचो। हमें क्या करना है अब? a माइनस बी करना है। तो a तो वैसे ही रहेगा बच्चों, ये मेरा माइनस बी हो जाएगा। सबको इससे आंसर खत्म करने का, तो ये मेरा रिजल्ट बनेगा a बी। ठीक है, और बच्चों आप जरा ध्यान, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो ये नया वेक्टर बना है दिस इज नथिंग बट, ये वेक्टर बना है यही a माइनस बी है। तो अगर इससे हम बेसिकली रिजल्ट में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर a और b दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसका जो ये वाला डायगोनल होता है ये तो a प्लस बी दिखाता है, लेकिन ये वाला डायगोनल है बच्चों ये a माइनस बी दिखाता है। इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए लेट्स सपोज कि ये C है, तो ये चीज मेरा C हो गया। तो हमें क्या दिखाना है कि A बराबर क्या हो जाए बच्चों, B प्लस C हो जाए। तो देखिए ये है, सबसे पहले B देखिए, B एक ट्राइंगल का एक साइड हो गया, C ट्राइंगल का दूसरा साइड हो गया, और इन दोनों का सम बच्चों की ये है। आपका आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज की क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हम लोग बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है।